तो कल हमने पढ़ा था कि कैसे हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के बढ़ा देते हैं। अब कैपेसिटर एक सिंपल सी चीज़ होती है जो चार्ज स्टोर करती है। चार्ज तो हमारा पेन भी स्टोर कर सकता है, बालों में पेन को रगड़ो तो वो भी चार्ज स्टोर कर लेता है, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाता, ज़्यादा समय तक भी स्टोर नहीं कर पाता, है ना। बालों में पेन को रगड़ा, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो इसमें चार्ज गायब हो जाएगा। तो बेशक ये चार्ज स्टोर कर पा रहा है लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा, और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है वो चार्ज। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लेट लाए, उसके पास दूसरी प्लेट लाए, और फिर हमने देखा कि दोनों प्लेट का अगर एरिया ए है और दोनों के बीच में सेपरेशन डी है तो कैपेसिटी आती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। एरिया बड़ा कर दो तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, सेपरेशन छोटी कर दो, दोनों प्लेट्स को नज़दीक ले आओ तो भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन बड़े बड़े एरिया वाली प्लेट हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो बहुत छोटे हैं, तो छोटे कैपेसिटर चाहिए। तो एक तरीका ये है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो कल हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी k टाइम्स बढ़ जाती है, जिसमें k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, खासकर इंसुलेटिंग मटेरियल। समझ गए। तो दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ गई और k टाइम्स हो गई। आज हम एक और टॉपिक करेंगे जिसमें आज हम दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे, ठीक है। ये टॉपिक है। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। सो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। हम अपने स्लैब कैपेसिटर के बीच में हम लोग एक स्लैब फिट करेंगे। तो ये है हमारा कैपेसिटर जिसकी दो प्लेट्स हैं, दोनों का एरिया है ए है एरिया, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है डी। दोनों की सेपरेशन कितनी है, डी, ठीक है। और हमने बीच में डाल दिया एक वेरी गुड कंडक्टिंग मटेरियल। हमने एक बहुत अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल दोनों प्लेट्स के बीच में फिट कर दिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसकी थिकनेस है टी। कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी, ओके। अब हम निकालेंगे कैपेसिटी। याद रखो हमने कैसे शुरुआत करी थी, हमने शुरू किया था C = Q बाई V वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा, अब फिर मैंने क्या किया था, V कल हमने लिखा था V = ED। इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, दो प्लेट के बीच में अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। लेकिन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो ऐसा यहां पर भी होने वाला है। देखो कैसे, कल हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग थी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड अलग थी, इसलिए हमने पोटेंशियल को दो पार्ट्स में ब्रेक किया था। एक तो लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, और एक बाहर वाला लिखा था। तो यहां पर भी इसी तरीके से लिखेंगे, एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, ठीक है, जो बाहर की है उसका नाम है E0, और कितने हिस्से में है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड D-T हिस्से में है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हिस्से में है, D-T हिस्से में, और बाकी के अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर देखते हैं क्या है। तो देखो इस वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहां पर इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देख रहे हो। तो एक फील्ड है बाहर पॉजिटिव ऐसे, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये याद रखो, ये गुड कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उठ करके यहाँ पर आ सकते हैं। अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए आकर के तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो एक फील्ड ये वाली, एक फील्ड ये वाली, और अंदर जो फील्ड है ना
वो उतनी ही स्ट्रांग है जितनी बाहर वाली, क्योंकि उतना ही चार्ज है प्लेट्स के अंदर, मतलब हमारे स्लैब के ऊपर, जितना कि बाहर वाली प्लेट के ऊपर है। इनके ऊपर चार्ज उतना ही है जितना ये, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट बात है कंडक्टिंग स्लैब के अंदर, कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जितना हमारी प्लेट्स के ऊपर है। कैपेसिटर में जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब किया था उसके अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है? तो जितना पॉजिटिव ये उतना ही नेगेटिव ये, उतना ही पॉजिटिव ये उतना ही नेगेटिव ये। तो बाहर की फील्ड अगर E नॉट है तो अंदर की फील्ड भी E नॉट हो जाएगी। तो बाहर की फील्ड भी E नॉट, अंदर की फील्ड भी E नॉट, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों डायरेक्शन अपोजिट। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुई 0, स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे। यही देखना चाह रहे थे ना हम लोग कि हम स्लैब दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग टाइप की थी। वैसे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पोटेंशियल, दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये लिखते हैं ना फॉर्मूला। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग टाइप की आए तो हम उसको ब्रेक कर लेंगे, एक तो खाली जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड और एक स्लैब के अंदर वाली, ठीक है? स्लैब के अंदर मतलब इतनी दूरी पर, इतनी थिकनेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? हमारा स्लैब है ना, स्लैब T थिकनेस का है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? उसके अंदर इलेक्ट्रिक तो 0 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी भी तो देखा, समझ गए? तो हम लिखेंगे E नॉट D माइनस T, समझ गए? क्लियर? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी के ऊपर सारी चीज चलेंगी। V इज इक्वल टू ई डी, पोटेंशियल दो प्लेट्स के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर E, दोनों प्लेट्स के बीच में पूरी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, कहीं और घट बढ़ नहीं रही है, सेपरेशन D है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग टाइप की आ रही है बीच में, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, तो हम लोग जितने जितने हिस्से में जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उतनी उतने हिस्से की लिख लेते हैं। जैसे ये लिखी, ये खाली स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, अंदर स्लैब के 0 है तो वो 0 ही हो गई, समझ गए? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है दो प्लेट्स के बीच में? क्योंकि E नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, तो फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और D माइनस T। ओके, सिग्मा क्या है? चार्ज अपॉन एरिया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, D माइनस T, ये आ गया पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू को यूज कर दो, C इज इक्वल टू Q बाई V, V की जगह ये लिख देंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, ठीक है? अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो मैथमेटिकल है सारा, और दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T, ठीक है? तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T, ये आया कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला जब हमने दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग प्लेट डाली, समझ गए? कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे 0 हो जाएगी तो समझाया मैंने अभी भी, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारी प्लेट के इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर खास बात क्या होती है? कंडक्टर की खास बात ये होती है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर घूम सकते हैं, तो वो उठ करके इधर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सारे वहाँ चले गए ना, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये पॉजिटिव उतना ही होगा जितना ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव उतना ही होगा जितना ये पॉजिटिव। इसलिए अंदर जो फील्ड बनेगी ना उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड होगी। बाहर वाली फील्ड ऐसे है और अंदर वाली फील्ड ऐसे है, दोनों कैंसिल हो गए, इसीलिए जो सेकंड टर्म आई थी वो 0 हो गई थी, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने लिखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और फिर इस वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में मैंने पुट करी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T। क्लियर है? अब इसका एक स्पेशल केस करेंगे, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसका एक स्पेशल केस करने वाले हैं, स्पेशल केस इधर कर लेते हैं।
स्पेशल केस, कल भी हमने स्पेशल केस किया था कि जब इंसुलेटिंग स्लैब, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने पढ़ा था, अगर वो पूरी तरीके से दोनों प्लेट्स के बीच में फिट हो जाए तो हमने कैपेसिटी निकाली थी। वैसे यहाँ पर भी करेंगे। अगर हमारा कंडक्टिंग स्लैब दोनों प्लेट्स के बीच में बिल्कुल फिट हो जाए तो कैपेसिटी क्या होगी? सो हम लिखेंगे इफ द कंडक्टिंग स्लैब completely fits between the plates, पूरी तरीके से फिट हो जाए। इसका तो क्या हुआ? इसका मतलब है D इज इक्वल टू T, है ना? हमारा जो T है वो D के इक्वल हो जाएगा। पूरी तरीके से फिट होने वाला तो यही है ना कि स्लैब की थिकनेस उतनी ही होगी जितनी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस D। ये तो जीरो हो गया। सो C बन गया एप्सिलॉन नॉट A बाई 0। और किसी चीज को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? तब तो इन्फिनिटी मिलता है। तो कैपेसिटी हमारी कैसी हो गई? कैपेसिटी होगी हमारी इनफाइनाइट। कैपेसिटी होगी हमारी इनफाइनाइट। ये बहुत अच्छा हो गया नहीं कि अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दें तो हमारी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। और सचमुच में देखो तो लग रहा है जैसे इनफाइनाइट हो भी गई। कैसे? अब देखते हैं, समझते हैं इसे। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई कि अगर हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में स्लैब को पूरी तरीके से फिट कर दिया जाए तो D इज इक्वल टू T हो जाएगा और कैपेसिटी बन जाएगी इनफाइनाइट। अब हम देखेंगे कि क्या जो है सचमुच में इनफाइनाइट हुई है। अगर हुई है तो उसका फायदा क्या है, या हुई नहीं है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि समझेंगे, थियोरेटिकल है ये, कि क्या सचमुच में हमारे कैपेसिटी की कैपेसिटी इनफाइनाइट हुई है, ये समझने वाली बात है। देखो, हमने ये कैपेसिटर लिया और दोनों के बीच में पूरी तरीके से फिट होने वाला कंडक्टिंग स्लैब डाला। ठीक है, अच्छे से टच कर रहा है ये टच कर रहा है इधर। और ये है हमारी बैटरी। हम क्या करने जा रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं कि क्या सचमुच में कैपेसिटी इनफाइनाइट हुई है, जो अभी भी हमने देखा। तो देखो, क्योंकि बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब आ गया, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि अब जो है ये काम होने वाला है। हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर सप्लाई कर देगा। तो इधर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हमारी बैटरी ने यहां पर डाले वो तो स्लैब में से चल करके यहां पर आ जाएंगे और फिर से हमारी बैटरी फिर निकालेगी, फिर डालेगी, फिर से वो घूम के यहां पर आ जाएंगे। यानी क्या हुआ? यानी हमारी बैटरी इलेक्ट्रॉन्स निकालती ही रहेगी, निकालती रहेगी, निकालती रहेगी। इसलिए हमें लगेगा कि जैसे, क्योंकि जब हम कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की बात करते हैं ना, तो हम दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज की बात नहीं करते, हम एक प्लेट के ऊपर चार्ज की बात करते हैं। दोनों प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज तो जीरो ही होता है, हम सिर्फ एक प्लेट की बात करते हैं। तो अगर एक प्लेट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे निकालते जाओ खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन हो क्या रहा है? वही चार्ज घूम घूम के वापस आ रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई है, लेकिन सचमुच में इनफाइनाइट नहीं हुई है। असल में कैपेसिटर है ही नहीं, असल में कैपेसिटर है ही नहीं। ये तो वैसे ही है कि सेल के, जैसे तुम्हारा सेल है ना, ये सेल है, ये तुम्हारा सेल है, और सेल के दोनों ऐसे इनको आपस में जोड़ दिया,
इनको आपस में जोड़ दिया। ऐसे जोड़ने से क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो करता रहेगा, करंट फ्लो करता रहेगा। समझ गए? कैपेसिटर में करंट फ्लो करना बंद कर देता है जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज फ्लो करना बंद कर देता है जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर तो चार्ज निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई है, लेकिन सचमुच में इनफाइनाइट नहीं हुई है। क्लियर? इसीलिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही सबसे अच्छा है कैपेसिटी को इंक्रीज करने का। ओके ओके, अब अगला टॉपिक करेंगे। अब हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर कैपेसिटी तो बढ़ गई, लेकिन अगर हम लोग जो है दो टाइप के स्लैब डाल दें या स्लैब को बीच में से काट दें, जैसे ऐसे देखो, ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये हमारा, इधर देखो, ये हमारा जो है एक कैपेसिटर है, ठीक है, पर ठीक से बना लेते हैं, और इसको जोड़ा है हमने बैटरी के साथ। अगर इसमें स्लैब, दो स्लैब डाले जाएं ऐसे, ऐसे दो स्लैब हों, अलग अलग टाइप के दो स्लैब हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और एक का K2, ठीक है, और इनका एरिया है A, और दोनों प्लेट के बीच में दूरी है D, और दोनों कैपेसिटर की, दोनों स्लैब की जो थिकनेस है वो D/2 है, ये भी D/2 है और ये भी D/2 है। तो बताओ टोटल कैपेसिटी क्या हुई? इसको रीड्रॉ करते हैं। अब की बार स्लैब दो पार्ट्स में बट गया, तो इसको हम रीड्रॉ करेंगे। कैसे रीड्रॉ करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, ये एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, इसके अंदर आ गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 वाला, इसमें आ गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब K2 वाला, और अब दोनों प्लेट्स किसमें हैं? ये दोनों प्लेट्स तो सीरीज, दोनों कैपेसिटर सीरीज में नजर आ रहे हैं। ये दोनों कैपेसिटर किसमें नजर आ रहे हैं? सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो अब सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सीरीज का फॉर्मूला है 1/c = 1/c1 + 1/c2। सो 1/c = 1/c1 + 1/c2। लेकिन कैपेसिटर की कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटर फॉर्मूला है K ε0A/d, लेकिन यहां पर C1 होगा K1 ε0, दोनों प्लेट का एरिया तो A है, दोनों प्लेट्स का एरिया तो A है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है? हाफ, D/2, D/2, 2 पर चला गया, तो हम ऐसे लिख लेंगे C1 = 2। ऐसे ही C2 क्या होगा? C2 हो जाएगा 2K2 ε0A/d। अब पुट कर दो फॉर्मूले में, सो 1/c = पुट करते हैं हम लोग, सो क्या मिलेगा हमें? हम मिलेगा D/2K1 ε0A प्लस D/2K2 ε0A। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी, दोनों कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटी। समझ गए? क्या देखा हमने? एक स्लैब को ब्रेक करके, हम लोगों ने इसको काट करके और दोनों प्लेट्स के बीच में डाला आधा आधा, तो टोटल कैपेसिटी निकालने का तरीका है ये। क्लियर? देख लो, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है,
अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एक तो दोनों सीरीज में रहेंगे और एरिया वही रहेगा दोनों प्लेट्स का, दोनों प्लेट्स का एरिया वही रहेगा, और सेपरेशन आधी आधी हो गई क्योंकि दी हुई है कि सेपरेशन हाफ हो गई। समझ गए? अगर स्लैब को ऐसे ना काट के और स्लैब को ऐसे काट लिया जाए, ऐसे काट लिया जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तब क्या फर्क पड़ेगा? अगर स्लैब को ऐसे ना काट के ऊपर नीचे काट लिया जाए तब क्या होगा? ये होगा हमारा अगला क्वेश्चन। ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। सभी को क्लियर है ये? सो अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें स्लैब को हमने हाफ हाफ काट लिया, यानी अब की बार सेपरेशन कम नहीं हुई, अब की बार उनकी एरिया कम हो गया। सो अब इसको देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने स्लैब को ऐसे काट दिया, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे। देखो आधा, देखो ऐसे बन गई है ना, और ये तार ये जो है इसके साथ ऐसे भी जुड़ा हुआ है और ये ऐसे भी जुड़ा हुआ है, तो दो कैपेसिटर बन गए ना, ऊपर नीचे दो कैपेसिटर बन गए। और ये हमारी बैटरी, अब की बार ये है K1 और इसके अंदर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब की बार दोनों प्लेट के बीच की दूरी चेंज नहीं हुई, दोनों प्लेट्स की सेपरेशन उतनी ही है D। अब की बार क्या चेंज हुआ है? आपका एरिया चेंज हो गया, ये A/2 हो गया और ये भी A/2 हो गया। अब की बार दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे, C = C1 + C2। समझ गए? C = यहाँ लिख लेते हैं, C = C1 + C2। और C1 कितना है? C1 कितना है? C1 है ε0, एरिया कितना है? A/2, और सेपरेशन कितनी है? D, और मटेरियल कौन सा है? K1। इसी तरीके से C2 क्या लिखेंगे? C2 होगा K2 ε0 A/2D। बस ये होगी हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी। समझ गए? स्लैब को दो तरीके से काटा, कर लोगे? कभी कभी ऐसे भी कर लेते हैं, कभी कभी दोनों प्लेट्स के बीच में जो हम कैपेसिटर बनाते हैं, कभी कभी उसको स्लैब को ऐसे भी काट लेते हैं। एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा। देखो एक बार ये आ गया, एक बार ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया। ये है K1, ये है K2, ये है K3। ऐसे को कैसे करेंगे? ऐसे को सोचो, एक तो ये कैपेसिटर और फिर ये दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर और ये दो कैपेसिटर, ऐसे बनेगा, ये एक कैपेसिटर और फिर दो ऊपर नीचे कैपेसिटर, ऐसे इस तरीके से। ये इसमें आएगा K1, इसमें K2, इसमें K3, यानी कि ये दोनों पैरेलल में और ये उनके सीरीज में हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और तुम्हें आने चाहिए। एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का। अगर हम लोग ऐसे दिया जाए, ऐसे दो प्लेट्स हैं और इनका नाम है 1 और 2, और इनको जोड़ दिया ऐसे, और एक प्लेट है ऐसे। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, एरिया है A और दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, डिस्टेंस है D।
डिस्टेंस है d, एरिया है a, और कहा जा रहा है कि कैपेसिटी निकालो a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इनको नाम दे देते हैं। इसका नाम है 1, इस प्लेट का नाम है 1 वाली प्लेट, इस वाली प्लेट का नाम है 2, इस वाली प्लेट का नाम है 3 और इस वाली प्लेट का नाम है 4। 4 प्लेट्स हो गई। कैपेसिटर कौन कौन सी प्लेट्स बनाएंगी, ये समझने वाली बात है। कैपेसिटर वो प्लेट्स बनाती हैं जो अलग अलग टर्मिनल से जुड़ी हुई हो। मान लो इसको बैटरी से जोड़ दिया तुम लोगों ने, ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, तो देखो चार्ज कैसा कैसा आएगा। जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इस वाली पे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाली प्लेट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाली प्लेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कैपेसिटर कौन कौन से कहलाएगा, कैपेसिटर वो कहलाएंगे जिसपे अपोजिट अपोजिट चार्जेस है। यानी एक कैपेसिटर ये बन गया, 1 और 2 प्लेट्स वाला एक कैपेसिटर बन गया, 2 और 3 वाला एक कैपेसिटर बन गया, 3 और 4 वाला एक कैपेसिटर बन गया, यानी तो 3 कैपेसिटर है। ठीक है, ये बन गए 3 कैपेसिटर, समझ गए। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये 3 कैपेसिटर हैं। अब इनको रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो पहला कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2, दूसरा कैपेसिटर 2 और 3 के बीच में, ये है 2, ये है 3। ठीक है, थोड़ा इधर बना लेते हैं इसको। ये है 1 और 2, 2 और 3, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 और 3 और 3 और 4, 2 और 3 और 3 और 4, ऐसे 3 कैपेसिटर हैं। कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करें। सो 1 और 2 जुड़े हुए हैं, देखो 1 और 4, 1 और 3 आपस में जुड़े हुए हैं, 1 और 3 आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। और 2 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं, 2 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे। तो ये तीनों तो पैरेलल में हुए, है कि नहीं। ये तीनों कैपेसिटर किस में हुए, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेंगे। मान लो इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी C2, इसकी C3, तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, लेकिन यहां पर तो दे रखा है C1 तो है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C2 भी है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ऐसे ये भी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो C हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज द टोटल कैपेसिटी। इस कैपेसिटी की कैपेसिटी इस तरीके से, समझ गए, क्लियर है। तो एक न्यूमेरिकल हमने किया, एक और करते हैं इस टाइप का, एक और न्यूमेरिकल करेंगे इस टाइप का। सबको समझ में आ रहा है। अब की बार हमारी प्लेट्स ऐसे हैं, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 4 प्लेट। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं ऐसे। ठीक है, तो मान लो ये बैटरी के पॉजिटिव से है, बैटरी के नेगेटिव से है। क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ी हुई है वाली प्लेट, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव। अब की बार कौन कौन से कैपेसिटर हैं, अब की बार ये दोनों एक कैपेसिटर बनेगा, ये दोनों एक कैपेसिटर बनेंगे, ये कैपेसिटर नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों पे माइनस माइनस का चार्ज है कि नहीं। तो एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ। तो इसका जो फिगर बनेगा ना ऐसे बनेगा। नाम दे देते हैं 1, 2, 3 और 4। तो कैपेसिटर किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2। तो ठीक से बना लेते हैं इसको, 1 और 2, ये 1 है ये 2 है, 2 और 3, 2 और 3 में कोई कैपेसिटर नहीं है, 3 एंड 4
तो 1 और 4 जुड़े हुए हैं आपस में, और 2 और 3 आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये तो 2 कैपेसिटर्स हुए किसमें, पैरेलल में। समझ गए, क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, इन न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करना, कल फिर मिलते हैं इस टाइम पर। ओके, कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, इनको नोट करते रहो, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन कराए मैंने तुम लोगों को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर तुम मुश्किल क्वेश्चंस भी कर पाओगे। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।